आराध्या, बेटा आराध्या, कहाँ हो तुम? नीतीश भारद्वाज हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए घर में घुसते हुए बोले। मामा जी आप आ गए। हाथों को कपड़े से पोंछती हुई आराध्या किचन से निकलते हुए बोली, ले बेटा पहले तू मिठाई खा। जल्दी से मिठाई का एक टुकड़ा उसके मुंह में डालते हुए बोले, किस बात की मिठाई है? आराध्या ने खाते हुए पूछा। तेरे फेल होने की खुशी में, नीतीश जी ने मजाक करते हुए बोला। क्या? आराध्या उदास होकर चौंक गई। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा बच्चा और फेल होगा। मुझे तो तुझ पर नाज है बेटा। अरे तूने तो पूरे स्कूल में टॉप किया है। आई प्राउड ऑफ यू। सच में मामा जी? अब उसकी आंख में खुशी के आंसू थे। अरे पगली, अब रो क्यों रही है? ये अच्छा है, खुश होती है तो भी रोएगी। तेरी मामी कम है क्या तुझे रुलाने में? खुशी में तो मत रोया कर। नीतीश जी ने आराध्या के आंसू पोंछते हुए बोला। बस चाचा जी, खुशी में मम्मी पापा याद आ जाते हैं, इसीलिए बस ऐसे ही निकल आती है। अच्छा चल अब रोना बंद कर और ये बता, हिटलर नजर नहीं आ रही? कहीं गई है क्या? नीतीश जी ने माहौल बदलते हुए बोला। मामा जी, क्या आप मामी को हिटलर बोलते हो? कहीं उनको मालूम चला ना तो आपकी और मेरी खैर नहीं। हंसते हुए आराध्या बोली। वैसे वो पड़ोस में रेखा आंटी के घर गई है, बुलाऊं क्या? नहीं रहने दे, थोड़ी देर शांति रहनी चाहिए। चल अपने हाथ की अच्छी सी चाय पिला दे। मयंक और अनु वो कहाँ है, दिख नहीं रहे? मामा जी, मयंक छत पर है और अनु अपनी फ्रेंड के घर गई है। सही है। और तू किचन में, धीरे से नीतीश जी बोले। बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची को नौकर बना रखा है। मुझे माफ करना दीदी और जीजा जी, मैं आपकी बेटी को अच्छे से नहीं रख पा रहा हूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ। उर्मिला के दिल में आराध्या के लिए जरा सा भी प्यार नहीं है। प्यार क्या, उसके लिए तो शायद इंसानियत ही नहीं है। मामा जी, चाय? क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? अपने मामा को उदास देखकर बोली। अरे नहीं बेटा, बस ऐसे ही। ये कुछ रुपए रख, कुछ अपने लिए ले लेना। नहीं मामा जी, रहने दो आप, वैसे भी मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बोलकर वो वापस किचन में चली गई। मुझे मालूम है बेटा, तुमको ये रुपये क्यों नहीं चाहिए। आराध्या, अरे ओ आराध्या, मर गई क्या? एक कर्कश स्वर आंगन में गूंजा। जी मामी, बुलाया आपने? आराध्या भागकर आते हुए बोली। तेरे मामा आ गए? जी मामी, अभी थोड़ी देर हुई है। मिठाई लाई है? मिठाई का डब्बा आगे बढ़ाते हुए बोली। डिब्बा लेकर मिठाई खाते हुए, आज क्या नया हुआ है जो ये मिठाई आई? मामी, मैं पास हो गई। इसके लिए मामा जी लेकर मिठाई मुंह से एक और निकालकर थूक दी गई। क्या बेकार स्वाद है इसका, मामी बेहद कसीले स्वर में बोली। उनकी सारी नफरत चेहरे से ही दिखाई पड़ रही थी। क्या करती हो उर्मिला, बच्ची का आज रिजल्ट आया है, इतने अच्छे नंबर लाई है, कुछ तो रहम करो, कम से कम आज के दिन तो छोड़ दो उसको। हाँ सही है आपका, इस पराई जान के लिए मरे जाते हो और अपने बच्चों को काटने को दौड़ते हो, बेहद विसीले शब्दों के साथ बोली। ये भी मेरी ही बच्ची है, कितनी बार कहा तुझसे। हाँ, अपने माँ बाप को तो खा गई, मेरी छाती पर ही बैठी है, ना जाने कब तक इस मनुष्य की शक्ल देखनी लिखी है, मर ही जाए तो बस। नीतीश जी का हाथ उठते उठते ही रह गया। आराध्या, जो इतनी देर से दोनों की लड़ाई देख रही थी, अब वहाँ खड़े होना मुश्किल हो गया था। वो भागकर रोते हुए अपने कमरे में आ गई। तो कभी नहीं सुधर सकती, बस एक बात याद रखना, किसी के दिल को दुखाकर आज तक कोई खुश नहीं रह पाया। बोलते हुए वो आराध्या के कमरे की ओर बढ़ गए। आराध्या, बेटा आराध्या, बोलते हुए कमरे में दाखिल हुए। जी मामा जी, आंसू पोंछते हुए
आराध्या मुस्कुराते हुए बोली, बेटा मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। जो भी तुम्हारी मामी ने बोला, तुम्हें पता ही है वो कैसी है, कभी नहीं सुधर सकती। आराध्या जो काफ़ी देर से चुप थी अब बोली, मामा जी मैं ठीक हूँ, देखो रो भी नहीं रही, आप प्लीज़ मेरे कारण उनसे कुछ मत बोला करो। वो भी मुझसे प्यार करती है, बस दिखाती नहीं है, मुझे पता है। और वैसे भी आप सबके अलावा और कौन है मेरा इस दुनिया में। बोलो पर बेटा। परवर कुछ नहीं, चलो आप खाना खा लो, बन गया है, मैं आपको परोसती हूँ। वैसे आप आज जल्दी दुकान से कैसे आ गए? अरे तुम्हारे रिजल्ट की खुशी में जल्दी वापस आया था, सोचा था सब मिलकर बाहर जाएंगे। ये कैसे सोच लिया था मैंने, धीरे से कहा, पर आराध्या ने सुन लिया। मामा जी आपका प्यार मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती गिफ्ट है। माँ बाप भगवान ने छीन लिए, पर आपके रूप में मुझे दोनों वापस भी दे दिए हैं। बस आप मेरे लिए मामी से मत लड़ा करो। नीतीश जी ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे बेटा, बस यही इच्छा है, तुझे अच्छा सा लड़का मिल जाए जो तुझे पलकों पर रखे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऊपर जाकर दीदी जीजा जी को बोल पाऊँ कि आपकी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी कर दी मैंने। आंखों में आया पानी नीतीश जी ने छुपा लिया और बिना आराध्या को देखे वहां से निकल गए। उर्मिला जी पति से लड़ झगड़ कर टीवी चालू करके गुस्से में बैठी थी, साथ ही बड़बड़ाती भी जा रही थी। इतने में उनकी बेटी अनुष्का फ्रेंड के घर से वापस आ गई। क्या हुआ मम्मी, क्यों भनभना रही हो? सोफे पर फैलती हुई बोली। क्या होगा, जब तक वो मनहूस घर में है तब तक कुछ नहीं होगा। अरे ये मिठाई, वाओ कौन लाया है, ये तो मेरी पसंद वाली है। खाते हुए बोली, उसी मनहूस के लिए लाई गई है। फिर जो भी कुछ देर पहले हुआ वो सब नमक मिर्च लगाकर सुनाया गया। उर्मिला जी और उनके दोनों बच्चों को भी आराध्या का घर पर रहना पसंद नहीं था। तीनों का बस चले तो आराध्या को घर से निकाल दे, पर नीतीश जी के रहते ये संभव नहीं हो पाता था। नीतीश भारद्वाज कहने को तो घर के मुखिया थे, पर इनकी पत्नी इन पर हावी होने की कोशिश में लगी रहती थी। सब चीज़ों को वो हंसकर टाल देते थे, पर जहाँ बात आराध्या की आती वो बगावत करने में भी पीछे ना रहते, जिसके चलते घर में ऐसे युद्ध होते ही रहते थे। इनकी एक किराने के सामान की दुकान थी, अच्छी खासी आमदनी भी थी। उर्मिला जी नीतीश जी की पत्नी स्वभाव से बहुत तेज, गुस्सैल, चिड़चिड़ी। आराध्या इनकी आंखों का कांटा थी। अपनी ननंद नंदोई से भी नफरत थी। दरअसल जब शादी करके आई थी तब नीतीश जी कुछ खास नहीं करते थे। सारा खर्चा ननंद और नंदोई ही उठाते थे, क्योंकि ननंद शादी के बाद यहीं पर रहती थी। नंदोई जी का और कोई परिवार नहीं था, वह अनाथ थे, ये बिजनेस भी उनका ही था। बाहर नंदोई देखते थे और घर पर ननंद मैनेजमेंट संभालती थी। दोनों ही नीतीश और उर्मिला को बहुत प्यार देते थे, पर उर्मिला को शुरू से ही सब बंधन सा लगता। ननंद नंदोई से अनचाही जलन और चिढ़ रहती, पर पति कुछ खास नहीं करते थे तो अपने आप को असहाय महसूस करती थी। आराध्या का जन्म भी जल्दी हो गया था। वही उर्मिला जब 4 साल तक मां नहीं बन पा रही थी तो इस बात में भी उसके मन की जलन को बढ़ा दिया था। जब आराध्या 7 साल की थी तब किसी काम से आराध्या के पापा दूसरे शहर गए हुए थे। वहां से लौटते हुए उनकी कार एक खाई में गिर गई और वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। और इस खबर को सुनकर आराध्या की मम्मी को इतना बड़ा सदमा लगा।
हार्ट अटैक से उनकी भी मृत्यु हो गई। उर्मिला की जिंदगी से कांटा तो निकल गया, पर आराध्या को देख देख कर उसकी पुरानी जलन वापस ताजा हो जाती थी। वो आराध्या के दिल को दुखाकर शांति महसूस करती थी। उर्मिला जी के 2 बच्चे हुए, एक लड़की जिसका नाम अनुष्का रखा और दूसरा लड़का मयंक। ये दोनों भी अपनी माँ की ही परछाई थे। एक दिन, बेटा आराध्या, ये कुछ कॉलेज के फॉर्म लेकर आया हूँ, तू देख ले तुझे कहाँ ज्वाइन करना है। खाना खाते हुए मामा बोले, बस पढ़ लिया, आगे जाकर चूल्हा चौका ही करना है, इसकी जिंदगी ऐसे ही निकलेगी, देख लेना। मामी फिर जहर बुझे तीर मारकर बोली, और आप बस करो, इस पर पैसे उड़ाना कुछ नहीं होना है, हो गया बहुत। कोई लड़का ढूंढो और हाथ पीले करो और भगाओ इसे यहाँ से। तुम मुझे मत बताओ क्या करना है, अपना मुंह बंद रखो, समझी। वैसे तुमने एक बात ठीक कही, हाँ शादी वाली बात ना, मेरी नज़र में एक लड़का, मैं कल ही बात करती हूँ। उर्मिला जल्दी से बोली, घर से भेजने की बात कर रहा हूँ, शादी की नहीं। मतलब यही कि रोज रोज की किचकिच से मैं तंग आ गया हूँ, अब और नहीं। मैं आराध्या को इस शहर से बाहर भेज रहा हूँ, इसके बाद इसकी शादी कर दूंगा। अब आराध्या इस घर में नहीं रहेगी, तुम लोगों को अब उसको बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं, और ना ही वो यहाँ घुट घुट के जिएगी। खाने पर से उठते हुए बोले। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। यहाँ लखनऊ में, हेलो सूरज, चेयर पर बैठती मानसी ने बोला। सूरज, जो अब तक अपने मोबाइल में बिजी था, उसने अपना चेहरा उठाकर ऊपर देखा। ओ हेलो मिस ब्यूटीफुल, उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। आदित्य ने तुम्हारा रेफरेंस दिया था फोटो शूट के लिए। हाँ, मुझे भी फ़ोन आया था, बोलो कब करवाना है तुमको फ़ोटो शूट। सूरज बोला, जब भी तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम हो। फ्लर्ट करती हुई वो बोली। उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, और मुझे क्या मिलेगा, जो भी तुम चाहो। अपने दूसरे हाथ को उसके हाथ के ऊपर रखते हुए बोली, ठीक है, फिर कल ही मिलते हैं, टाइम और जगह मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है। दोनों रेस्टोरेंट से अलग अलग बाहर आ गए। सूरज का घर, रात में डिनर के समय सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, बस सूरज का ही पूरा फोकस अपने खाने पर है। वो मस्ती से अपना खाना खा रहा है। उसके पापा सूर्यकांत मिश्रा, जिनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, जिसको साथ में उनका बड़ा बेटा निखिल संभालता है। निखिल के पापा सूर्यकांत मिश्रा सूरज को खाना खाते हुए घूर रहे हैं। सूरज, जी पापा, आगे कुछ सोचा है या जिंदगी भर ऐसे ही आवारा बना रहना है? 2 साल हो गए तुम्हारे स्कूल को कंप्लीट हुए। उस टाइम बोला था कि कुछ दिन में सोच कर बताऊंगा। अभी तुम्हारा सोचना पूरा नहीं हुआ क्या? और क्या दिन भर हाथ में कैमरा लिए घूमते हो? शादियों का सीजन साल भर नहीं होता। अभी भी समय है, कुछ कर लो जिंदगी में, वरना सब आगे निकल जाएंगे और तुम यही कैमरा लिए उन्हीं की शादी की फोटो निकालते रह जाओगे। बस भी करो, समझ जाएगा। सूरज की मम्मी भावना जी बोली, आज तुम चुप ही रहो भावना, तुम्हारी सह के कारण ही ये ऐसा होता जा रहा है। अभी भी समय है, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो, समझे? मुझे और कुछ नहीं सुनना। वो उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। रात को भावना सूर्यकांत को परेशान देखकर, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? अभी बच्चा ही तो है। क्या बच्चा बच्चा लगा के रखा है? कुछ खींच कर
बोलते हैं। भावना, तुम सबने बच्चा बच्चा बोलकर उसको सच में बच्चा बनाकर रख दिया है। कभी कभी मुझे बहुत टेंशन होती है, क्या कभी ये जिम्मेदार बन पाएगा? भावना प्यार से अपने पति के कंधे पर सिर रखते हुए बोली, जरूर बनेगा, किसी को आने तो दो उसकी जिंदगी में देखना। फिर मैं माँ हूँ उसकी, अपनी जिम्मेदारी खूब निभाएगा, देख लेना। भगवान करे तुम जो बोल रही हो वो सही हो, जिम्मेदारी का एहसास हो जाए बस। और क्या चाहिए मुझे, बाकी तो ठीक है, बस ये और सुधर जाए। सुधर जाएगा, आप सोचना बंद करें, वरना फिर बीपी बढ़ा लेंगे। भावना, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, बस हाँ भाई हाँ, मुझे पता है। अब आप सो जाइए। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट पर सूरज, शिवानी और मनीषा डाइनिंग पर बैठे हुए थे और भावना सबको परोस रही थी। हेलो एवरीवन, वाओ, आज क्या बना है ब्रेकफास्ट में? चेयर पर बैठती टीना ने टेबल पर नजर डालते हुए पूछा। हाँ बेटा, आज सूरज की पसंद के मेथी आलू के पराठे बने हैं। और कुछ नहीं बनाया आपने? वो क्या है ना, बहुत ऑयली होते हैं ये, नाक सिकोड़ कर बोली। तुम खुद ही क्यों नहीं बना लेती, जो पसंद हो? किचन उधर है, सूरज चिढ़ते हुए बोला। वैसे कभी अंदर गई हो क्या? अंदर से कैसा दिखता है, देखा है कभी? सूरज बोला। बस करो सूरज, चुपचाप अपना नाश्ता करो। भावना बोली। हाँ बेटा, पोहा बनाया है, हाँ वो मैं खाऊंगी, टीना बोली। एक बात बता टीना। हाँ पूछो सूरज, खाते हुए टीना बोली। तुम्हारे घर में तुमको खाना नहीं देती आंटी? सीरियस फेस में चेहरे पर उंगली रखे सोचते हुए सूरज बोला। टीना ने अजीब नज़रों के साथ उसकी तरफ देखा, जैसे वो क्वेश्चन समझने की कोशिश में हो। मतलब तुम जो रोज सुबह यहाँ आ जाती हो खाने, या फिर पैसा बचाया जा रहा है जिससे तुम्हारे लिए दहेज जुटा सके? सूरज व्यंग्य में बोला। देखिए ना आंटी, सूरज क्या बोल रहा है, मैं क्या इतना खाती हूँ? सूरज क्यों छेड़ता रहता है इसको? भावना नकली गुस्से में बोली। चल मनीषा, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। हाँ वो सूप भी, अब इसका क्या मतलब? अरे तुम सुबह सुबह मेरा खून सूप समझ के जो पीने आ जाती हो, वो हंसता हुआ बोला। तुम्हारी तो मैं, चल मनीषा, वरना मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाएगा। दोनों कॉलेज निकल जाती है। भावना हंसते हुए। क्या सूरज क्यों तंग करता रहता है बेचारी को? बेचारी, कम ऑन मम्मी, उसे हमदर्दी ना ही रखो आप। वैसे सूप हंसते हुए कुछ भी, सभी अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए थे। सबके चेहरे पर हंसी आ ही गई। ये थी टीना, मनीषा की फ्रेंड और सूरज के पापा के दोस्त की बेटी। मनीषा सूर्यकांत और भावना जी की बेटी है, और सूरज और निखिल दो बेटे हैं। निखिल की पत्नी शिवानी भी इन्हीं के साथ रहती है। वैसे घर में सबको टीना पसंद थी सूरज के लिए, पर सूरज उसको मनीषा जैसा ही समझता था। उसके मन में उसके लिए बहन जैसी ही फीलिंग आती थी, इसीलिए वो उसको सिर्फ छेड़ता ही रहता था। रात को डिनर पर, हाँ तो सूरज, क्या सोचा तुमने? सूरज जो मजे से अपने खाने का आनंद ले रहा था, बीच में रुककर, पापा मैं बोर हो जाता हूँ, मुझे नहीं जाना ऑफिस। वैसे भी भैया तो है ना, मुझे अपना कुछ करना है। अच्छा, और ये अपना है क्या? मैं भी तो सुनो, मैं अपना स्टूडियो खोलना चाहता हूँ। सब उसकी ओर देखने लगते हैं, और वो भी दिल्ली में। अब की बार सब चौंक ही जाती हैं। निखिल को तो ठसका ही लग जाता है। शिवानी, निखिल की पत्नी, जल्दी से पानी का गिलास बढ़ा देती है। और वहीं कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँगा। उसने अपनी बात खत्म की। अगर मैं परमिशन ना दूँ तो? भावना ने अपने पति के हाथ पर हाथ रखकर आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट की। अच्छा, तुम सबकी बात आपस में हो चुकी है, फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? गुस्से में सूर्यकांत जी बोले। पापा, सूरज को हम 4 साल देते हैं। यदि इन 4 साल में उसने अपना नाम कमा लिया तो ठीक है, वरना ये ऑफिस ज्वाइन करेगा। ठीक है ना सूरज?
अब निखिल आगे आकर बोला, हाँ पापा, पक्का प्रॉमिस। अब सभी सूर्यकांत जी को मनाने में जुट गए। ठीक है, और सबका यही फैसला है तो ठीक है, पर याद रखना 4 साल बस। सूरज और आराध्या एक ही कॉलेज में एडमिशन लेती हैं, पर दोनों ही एक दूसरे से अनजान थे। सूरज ने यहाँ दिल्ली में आते ही अपना स्टूडियो खोल लिया था और फैशन फोटोशूट करने लगा था। 3 साल बाद सूरज का काम अब अच्छे से जमने लगा था। वो अपने मॉडल्स और काम में ज़्यादा बिजी रहता था। कॉलेज में उसका एक अच्छा फ्रेंड बन गया था केशव। केशव मिडिल क्लास फैमिली से था, जिसकी फैमिली गांव में रहती थी। केशव सूरज की कॉलेज की पढ़ाई में खूब मदद करता था। आराध्या, यहाँ बैठी क्या सोच रही हो? काजल ने पूछा। काजल आराध्या की अच्छी सहेली थी, वो उसकी रूम पार्टनर भी थी, वो भी उसी के शहर से ही थी। कुछ नहीं यार, मैं सोच रही हूँ कि पढ़ाई के साथ कोई जॉब मिल जाए तो अच्छा होगा। कैसी जॉब? तुझे जॉब क्यों करनी है? तेरे मामा तो अच्छे हैं ना, हर महीने तुझे पैसे तो भेजते ही है ना? फिर क्यों? यार बात पैसे की नहीं है, मैं खुद कमाना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। पता है मुझे, अभी मेरा ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं है तो कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिलेगी, पर यार कुछ करना है बस, यही सोच रही हूँ। पर क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये दिल्ली है दिल वालों की, यहाँ कामों की कोई कमी नहीं है, बस इंसान में टैलेंट होना चाहिए। मतलब ये है माय डियर फ्रेंड, तू बहुत अच्छा कुकर है, कहकर वो हंसने लगी। कुक? क्यों पहेली बुझा रही है? साफ साफ बोल, झुंझला कर बोली आराध्या। अरे यार, मैंने तेरे हाथ का खाना टेस्ट किया है, तो तू क्यों ना किसी रेस्टोरेंट में शेफ के लिए ट्राई करती। रेस्टोरेंट? हाँ, पर यार मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं है। खाना बनाने के लिए हुनर चाहिए, डिग्री को परोसोगी क्या? मुझे कोई जॉब देगा? तुझे क्या लगता है? यार यहाँ मेरे तेरी थोड़ी मदद कर सकती हूँ। मेरे पहचानने वालों में से एक है जो एक रेस्टोरेंट का मैनेजर है, उससे मैं बात करके देखती हूँ, उनको कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ, बाकी भगवान की मर्जी। हाँ यार प्लीज़ मिल जाए तो अच्छा है। काजल उस रेस्टोरेंट में बात कर लेती है। वो आराध्या का इंटरव्यू लेते हैं, साथ ही उससे कुछ डिशेज बनवा कर देख लेते हैं। उनको उसका काम पसंद भी आ जाता है। आराध्या, बाकी सब ठीक है, तुम यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो, पर पेमेंट तुमको उसी हिसाब से मिलेगी। तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। और हाँ, यहाँ हमारा होटल एक अच्छा वेजिटेरियन होटलों में से एक है, तो कभी कभी रस भी ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में तुमको कभी कभी वेटर्स का जॉब भी करना पड़ेगा। आराध्या सोच में पड़ जाती है, पर हाँ बोल देती है, ओके फिर कल से आ जाना। हेलो सूरज, पहचाना या भूल गए? फोन पर एक लड़की की आवाज़ सुनकर सूरज मुस्कुरा दिया। सुबह सुबह मेरा खून पीने वाली लड़की को कैसे भूल सकता हूँ? और कैसी है बुक्कड़? क्या यार सूरज, कुछ भी मत बोलो, वो रूठते हुए बोली। अच्छा चल बता कैसी है? मैं अच्छी हूँ, पता है मैं यहीं आई हूँ पापा के साथ, सोचा तुम्हारी खबर ले लूँ। अच्छा मिले क्या? हाँ चल मिलते हैं फिर लंच पर। हाँ सच्ची? तुम मुझे लंच पर ले जाओगे? हाँ, जन्म जन्म की भूखी जो हो, वहाँ ब्रेकफास्ट हमारे घर पर करती थी। चल आज तुझे लंच भी करवा देता हूँ, वो हंसते हुए बोला। हाय सच्ची, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मुझे लंच पर ले जा रहे हो। हे बुक्कड़, सोच पर लगाम दो, हम दोनों नहीं जा रहे। आज अपने फ्रेंड्स के साथ लंच पर जा रहा हूँ और तुझे भी इनवाइट कर रहा हूँ, समझी? मतलब वो लोग भी हमारे साथ जाएंगे? नहीं, तुम उन लोगों के साथ जाओगी, हमारा प्लान पहले से था। ठीक है रहने दो फिर, मुझे नहीं जाना। अरे यार नाराज क्यों हो रही हो?
मिलो तो सही, मेरे फ्रेंड्स की कंपनी अच्छी है, ट्रस्ट मी बोर नहीं होगी। एड्रेस दो, मैं तुझे पिक कर लूँगा और अंकल से भी मिल लूँगा। ठीक है, मैं मैसेज करती हूँ। रेस्टोरेंट में यही आराध्या जॉब करती है। सूरज और टीना अंदर आती हैं। यहाँ तो आज काफ़ी भीड़ है। सूरज ने चारों ओर देखते हुए बोला, चलो फिर किसी और रेस्टोरेंट चले। नहीं, रहने दो, सब निकल चुके हैं, आते ही होंगे। इतने में वहाँ का मैनेजर आकर उनको अटेंड करता है। दिस वे सर। थोड़ी देर में उसके बाकी फ्रेंड्स भी आ जाती हैं। उनमें से एक केशव भी था। वही अंदर मैनेजर। आराध्या, जी सर, आज रस ज़्यादा है, तुम जाकर कुछ टेबल से ऑर्डर ले लो। ओके सर। किचन अप्रैन निकालकर सर्विंग अप्रैन पहन लेती है। सूरज की टेबल के पास आकर, गुड आफ्टरनून सर, आपका ऑर्डर। सूरज पहली बार आराध्या को देखता है। गोल चेहरा, गोरा दूध जैसा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, नाजुक से गुलाबी पतले होठ, चेहरे पर एक चुंबकीय आकर्षण। वो एक पल भूल ही जाता है, फिर होश आता है। सर, ऑर्डर। तभी आराध्या और केशव की आपस में नजरें मिलती है। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और हल्की सी स्माइल दे देते हैं। ये सूरज देख लेता है। ऑर्डर लेकर वो दूसरी टेबल पर ऑर्डर लेने लगती है। थोड़ी देर बाद कुछ काम के लिए वो अपना वॉलेट देखता है। हे, पर उसको अपना वॉलेट कहीं नहीं देखता। मेरा वॉलेट कहाँ गया? तुम गाड़ी में तो नहीं छोड़ आए? केशव ने पूछा। नहीं, मैं यहाँ तो लाया था, मुझे अच्छे से याद है। वो आसपास देख लेता है पर कहीं नहीं मिलता। तभी कहीं उस वेटर ने तो नहीं उठाया जो ऑर्डर लेने आई थी। आंखें छोटी करके गुस्से में बोलता है, हाँ वही थी, थोड़ी देर पहले। केशव, पागल है क्या? वो ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देख कहाँ गई। हाँ, यू इधर आओ। केशव के कुछ भी बोलने से पहले सूरज ने रिएक्शन दिया। जी सर, आपका ऑर्डर बस आता ही होगा। मेरा वॉलेट तुमने उठाया? जी सर। वो हैरानी से, वॉलेट मतलब? अरे पर्स मेरा। नहीं सर, मैं क्यों लूँगी? क्योंकि तुम यहाँ थी थोड़ी देर पहले। सर, इस हिसाब से तो आप सब एक दूसरे के साथ और पहले से थे, फिर मैं ही क्यों? सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वो आगे बोली, सर मैं चोर नहीं हूँ, एम्प्लॉय हूँ। मैंने आपका वॉलेट नहीं लिया। इतने में वहाँ मैनेजर भागते हुए आया। क्या हुआ सर? मेरा वॉलेट इसने लिया, वो सपाट शब्दों में बोला। मैनेजर हैरानी से आराध्या की ओर देखने लगा। नो सर, मैंने नहीं लिया, मैंने तो देखा भी नहीं। वो अब रुआसी हो गई। मैनेजर ने कुछ लोगों को बुलाकर आसपास अच्छे से चेक करने को बोला तो टेबल के पास फ्लावर पॉट रखा था, वही सूरज भी बैठा था। उसके पीछे उसका वॉलेट गिर गया था। दरअसल जब वो ऑर्डर दे रहा था, वॉलेट उसके हाथ के पास रखा था, तभी उसके हाथ से लगकर वो नीचे गिर गया और शायद पैरों से लगकर वो पोट के पीछे चला गया। देख लिया सर, मैंने आपका वॉलेट नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ। ये कहकर रोते हुए आराध्या वहाँ से भाग गई। सूरज को भी बहुत गिल्ट हो रही थी कि बिना जाने किसी पर ऐसे इल्जाम लगा दिया था। केशव भी नाराजगी से उसको देख रहा था। सब वहाँ से वापस लौट आए। सूरज भी टीना को वापस छोड़कर अपने फ्लैट में आ गया। कॉलेज में दूसरे दिन। हेलो आराध्या, केशव ने पीछे से आवाज़ दी। आराध्या जो क्लास में जा रही थी, उसने मुड़ कर देखा। हेलो, कल के लिए सॉरी, जो भी वहाँ हुआ। साफ शब्दों में बोला। आप किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हैं? आपने क्या किया? मतलब आपने माफ़ किया? वही तो, किस बात की माफ़ी?
जब आपने कुछ कहा ही नहीं तो माफ़ी किस बात की। केशव, मेरा नाम केशव है। हाथ आगे बढ़ाकर बोला। हाय, मेरा नाम आराध्या है। मुझे पता है फ्रेंड्स, केशव बोला। ओके फ्रेंड्स। चलो अब मुझे जाना है, मेरी क्लास है। ओके, मिलते हैं फिर, केशव बोला। कुछ दिनों में केशव और आराध्या की अच्छी दोस्ती हो गई। केशव, आराध्या, काजल, गीत और रोहन, इन सब का एक अच्छा ग्रुप बन गया कॉलेज में। सूरज को उस दिन से बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था। वो सोच रहा था कि उस लड़की से मिलकर उससे माफ़ी मांग लेगा। कुछ दिन उसके बहुत बिजी रहे, जिससे वो आराध्या के पास न जा सका। एक दिन कॉलेज में सूरज कुछ काम से आता है। सूरज कॉलेज सिर्फ नाम के लिए आता था। उसका काफ़ी काम केशव ही करवाता था। वह तो बस अपने स्टूडियो के काम में ही लगा रहता था। कॉलेज में वो केशव और आराध्या को साथ देख लेता है और चुपचाप अपना काम करके वापस चला जाता है। उसी दिन रात को केशव को मिलने बुलाता है। बातों ही बातों में, यार तू उस रेस्टोरेंट वाली लड़की को जानता है क्या? केशव पीते हुए रुककर सूरज की तरफ देखता है। हाँ, एक ठंडा सा एक्सप्रेशन देते हुए। क्यों, आज तुझे उसकी याद आ रही है? केशव की बात बीच में ही काटकर, तू कैसे जानता है उसे? अपने कॉलेज की है। अच्छा, कभी देखा तो नहीं? तूने कॉलेज देखा है कभी अच्छे से? वो फीकी हंसी हंसा। मजाक हे। चल अब तू मजाक उड़ा ही रहा है तो आई प्रोमिस इस साल मैं कॉलेज ज़्यादा आऊँगा। रोज तो नहीं, पर हाँ आऊँगा। केशव कुछ नहीं बोला, सामने देखता रहा। दूसरे दिन कॉलेज में जब केशव, आराध्या और बाकी सब कैंटीन में बैठे थे, तभी सामने से सूरज की एंट्री होती है। हाय केशव। हेलो सूरज। आराध्या देखकर चौंक जाती है। यार, मिलवाओगे नहीं अपने ग्रुप से? हाँ, ये आराध्या, काजल, रोहन है और ये मेरा दोस्त सूरज। हेलो फ्रेंड्स। सूरज आराध्या की ओर देखकर बोला। इस तरह सूरज भी उनके ग्रुप में शामिल हो गया। आराध्या तो उससे दूर दूर ही रहती थी। वैसे उसने उस दिन के लिए बहुत बार माफ़ी भी मांग ली थी, पर आराध्या को सूरज पसंद ही नहीं आता था। इसका एक कारण इसकी इमेज भी थी। वो थोड़ी प्ले बॉय वाली थी। वही सूरज को उसका खुददार होना भाने लगा था। वो सबसे अलग लगती थी। उसको देखकर वो कुछ अलग सा महसूस करता था। उसके आसपास रहना ही सुकून सा देता था। एक बात बता केशव, ये तेरा और आराध्या के बीच कुछ सीन है क्या? सूरज केशव की ओर देखते हुए बोला। मेरा और आराध्या का पागल है क्या? केशव थोड़ा हंसते हुए बोला। वैसे भी इन सब चक्करों से मैं दूर ही रहता हूँ। मेरे लिए नहीं बने ये सब। वो बस मेरी एक अच्छी दोस्त है, बस। सूरज केशव के चेहरे पर आए भावों को समझने की कोशिश कर रहा था। वैसे तू क्यों पूछ रहा है? बस ऐसे ही, सूरज ने बिना भाव लाए बोला। फिर बोला, तू मेरे फ्लैट पर शिफ्ट हो जा। क्यों? बस ऐसे ही। फ्लैट में अकेला ही रहता हूँ, तू साथ रहेगा तो अच्छा लगेगा। मेरी भी इच्छा तो होगी घर आने को कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। सूरज मजाक के मूड में आंख मार के बोला। साले, केशव उसके पीछे भागता हुआ बोला। बच गया, एक तरफ होते हुए हंसते हुए बोला। वैसे मैं आ जाऊंगा तो तेरी गर्लफ्रेंड का क्या होगा? तुम्हारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। वो सब तो कब का खत्म हो गया। अब कोई अफेयर नहीं, ऑल आर अवर। सब टाइम पास था यार, कर लिया टाइम को पास। अब थोड़ा करियर पर ध्यान दे ले, वरना वापस जाकर पापा काम से लगा देंगे या काम पर लगा देंगे, केशव ने छेड़ा। हाँ वही, सूरज हंसते हुए बोला और वापस अपने फ्लैट में आ गया। हॉस्टल में आराध्या के पास मामा जी का फ़ोन आता है। हेलो मामा जी, कैसे हैं आप?
आप बीपी की दवाइयाँ समय पर तो ले रही है ना? और घर पर सब कैसे है? अरे सब ठीक है, ब्रेक तो ले। मामा जी हंसते हुए बोले, तुम कैसी हो बेटा? तुम्हारी कमी खलती है बस, बाकी सब तो ठीक है। मामा जी उदास होते हुए बोले, अच्छा सुन, इन सब बातों को मैं तू जरूरी बात ही भुला देगी। मैं तेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है मैंने। सब बहुत अच्छा है, अच्छे घर का समझदार लड़का है। तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। ये सुनकर आराध्या के चेहरे पर उदासी आ गई। वो बोली, मामा जी इतनी जल्दी शादी? अरे नहीं बेटा, अभी नहीं, तेरा ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद करेंगे। पर अभी वो लोग बस फिक्स करने को बोल रहे हैं। आपको जैसा ठीक लगे मामा जी। थोड़ा उदास होकर बोली, नहीं बेटा, तू पहले उससे मिल ले, देख ले, समझ ले, फिर आगे बात करेंगे। मैं तुझे उसकी फ़ोटो भेजता हूँ, तू देख ले, मिल ले। अगर तुझे पसंद आएगा तो ही आगे बढ़ूँगा, समझी? जी जी मामा जी। चल अब रख फ़ोन, मैं फ़ोटो सेंड करता हूँ। आराध्या फ़ोटो देख ही रही थी, तभी काजल ने उसके फ़ोन को उसके हाथ से छीन लिया, जो उन दोनों की देर से बात सुन रही थी। जनाब की फ़ोटो तो अच्छी है, अनुराग नाम भी अच्छा है। आराध्या वापस से अपना फ़ोन ले लेती है और साइड में रख देती है। चल तैयार हो, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। फिर एक दिन सभी लोग क्लब जाकर एंजॉय करने का प्लान बनाते हैं। यार ज़्यादा रात हो जाएगी तो वार्डन अंदर नहीं आने देगी। आराध्या ने अपनी बात रखी। एक काम करते हैं, गीत भी साथ जा रही हैं, आज रात उसके फ्लैट में रुक जाएंगे, कल सुबह वापस हॉस्टल। और वार्डन से क्या बोलेंगे? यार बोल देंगे कुछ अच्छा सा झूठ। तू मेरे ऊपर छोड़ वो सब, तू बस चल। सभी गर्ल्स गीत के फ्लैट से तैयार होकर क्लब में पहुंचती हैं। आराध्या ने पहली बार लेंथ ड्रेस पहनी थी, ब्लू कलर की ड्रेस, खुले कमर तक लंबे बाल, हल्का सा मेकअप उसके ऊपर उसके रूप को और निखार रहा था। यहाँ बॉयज भी अपने टाइम से पहुँचे। आराध्या बहुत सुंदर लग रही थी। सूरज की नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। सभी वहाँ अपनी मस्ती में मस्त हो गए। कुछ डांस करने लगे, कुछ को अपने दूसरे दोस्त मिल गए तो वो उनसे बात करने लगे। आराध्या और काजल एक टेबल पर बैठ गई। दोनों ने ऑर्डर करके अपने लिए ड्रिंक मंगवाई, जिसे वेटर दे गया। गीत दोनों को डांस फ्लोर पर ले जाने के लिए बुलाने आई, पर आराध्या ने मना कर दिया। पर काजल चली गई। आराध्या वहीं अकेले बैठी रही, फिर अपना ड्रिंक पीने लगी। साथ ही वो डांस फ्लोर पर दोनों को डांस करते हुए देखने लगी। साथ ही उसकी नज़रें किसी और को भी ढूंढ रही थी। केशव के भी कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे, जिनसे बात करते हुए वो थोड़ा अलग खड़ा हो गया। सूरज भी थोड़ा दूर बैठा अपने फ्रेंड्स को कंपनी दे रहा था, पर बीच बीच में उसकी नज़रें आराध्या को देख रही थी। इसी बीच सूरज को उसका एक पुराना दोस्त मिल जाता है। वो उसके साथ बिजी हो जाता है। कुछ पल के लिए उसका ध्यान आराध्या से हट जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसका ध्यान आराध्या पर जाता है, उसकी नज़र आराध्या को ढूंढने लगती है कि अचानक उसको ऐसा लगता है कि आराध्या अभी अभी बाहर निकली है। उसको ब्लू ड्रेस में लड़की दिखती है, जो किसी लड़के के साथ बाहर जा रही है। पीछे से दोनों का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। सूरज मन ही मन सोचता है कि क्या आराध्या केशव के साथ हैं? क्या दोनों के बीच कुछ है? ये सोचकर उसे दुख महसूस होता है। पर ये लोग जा कहाँ रहे होंगे? उत्सुकता महसूस होने पर वो उनके पीछे जाकर उनको देखने का सोचता है। वो भागकर बाहर आया और दोनों को ढूंढने लगा। पार्किंग में पीछे से आराध्या जाती हुई दिखी। ये ऐसे क्यों चल रही है? पीछे से लड़खड़ाती हुई आराध्या को देखकर बोला, और ये तो केशव नहीं लग रहा। ऐसा सोचकर वो तेजी से उनकी ओर भागने लगा। वो लड़का जो साथ में था वो भी नशे में था और आराध्या के कंधे पर हाथ रखकर चल रहा था। पार्किंग में रुककर उसने जैसे ही आराध्या को चूमने के लिए उसके चेहरे को पकड़ा, वैसे ही सूरज ने पीछे से आराध्या को खींच लिया
और आगे आकर उस लड़के के मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। वो लड़का जैसे वैसे ही नशे में था, मुक्के को सहन नहीं कर पाया और वहीं ढेर हो गया। सूरज ने आराध्या को घूर कर देखा तो उसे वो नशे में लगी। इसने कैसे पी ली, सोचते हुए वो आराध्या को वापस ले जाने लगा। दरअसल वेटर ने गलती से किसी और का ऑर्डर आराध्या को दिया था। वही आराध्या उस लड़के को बेहोश पड़ा ही देख रही थी। फिर आराध्या की तरफ मुड़कर ठुनकते हुए बोली, तुमने उसे क्यों मारा? वो मुझे ले जा रहा था, अब मैं कैसे जाऊंगी? सूरज, चलो आराध्या वापस चले। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वापस, बोला ना मुझे नहीं जाना है, पानी में चलना है। हे, वो बच्चों जैसे ठुनकते हुए बोली, तुमने इसको क्यों मारा? अब मैं किसके साथ जाऊंगी? अच्छा, हम कल चलेंगे, अभी चलो वापस, वो मनाते हुए बोला। नहीं, बोला ना मुझे अभी जाना है, मुझे पानी देखना है। अब तुम ही ले जाओगे सूरज, क्योंकि इसको तुमने ही मारा है, वो धमकी भरे लहजे में बोली। ठीक है मेरी माँ, चल मैं ही तुझे ले जाऊंगा, बस अब खुश। वो आगे आने को हुई तो लड़खड़ा गई और गिरने को हुई। तभी सूरज ने उसको संभाल लिया, पर इसी बीच उसका मोबाइल हाथ से गिर गया और टूट गया। सॉरी सूरज, मेरे कारण तुम्हारा मोबाइल टूट गया, वो बच्चों जैसे मुंह बनाकर बोली। सूरज ने कुछ नहीं बोला और उसका हाथ पकड़कर अपनी कार तक लाया और दरवाज़ा खोल के कार में उसको बैठा दिया। खुद आकर ड्राइंग सीट पर बैठ गया और वहाँ से बाहर आ गया। आराध्या सीट पर पैरों को फोल्ड करके बैठ गई, जिससे उसकी ड्रेस थोड़ी और ऊपर हो गई। ठीक से बैठी रहो, ये देखकर सूरज बोला। एक हाथ से उसके पैर ठीक किए। आराध्या ठीक से तो बैठ गई, फिर थोड़ी देर बाद उठकर आगे की ओर झुककर गौर से देखने लगी। अब क्या है? मैं देख रही हूँ तुम सही जगह ले जा रहे हो कि नहीं। अच्छा, तुमको क्या लगता है तुमको किडनैप करूँगा? मुझ पर विश्वास नहीं है? और उस लड़के के साथ जा रही थी, तुमको किस करने वाला था वो? अच्छा, किस करना है मुझे? आज तक मैंने नहीं किया, वो मदहोशी में हंसते हुए बोली और आगे सूरज की ओर झुकते हुए बोली। एक हाथ से सूरज ने फिर उसको सीट पर बैठा दिया। इस बार उसकी सीट बेल्ट भी बांध दी। थोड़ी देर बाद वो दोनों सूरज की पसंदीदा जगह पहुँचे। शांत सुंदर सी जगह। ये देखकर आराध्या खुशी से पागल हो गई। वो जल्दी से सीट बेल्ट खोलकर बाहर आ गई। उसके बच्चों जैसी खुशी देखकर सूरज के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आराध्या बिल्कुल बच्चों जैसी खुश हो रही थी। कभी इधर भागती, कभी उधर भागती, कभी उसको पकड़ने की कोशिश करती। तभी उसको अपने मोबाइल का ध्यान आया और पॉकेट से निकालकर उसको उलट पुलट कर देखने लगा। तभी वापस से उसका ध्यान आराध्या की ओर चला गया। वह वाटर पार्क में एक बच्चे की तरह खेल रही थी। सूरज ने देखा तो उसको वहाँ से खींच कर ले आया। देखा उसके सारे कपड़े भीगे हुए थे। उसने पीछे सीट से अपना कोट आराध्या को पहना दिया, फिर कलाई पकड़कर कार तक लेकर आया। आगे बैठाकर इस बार उसने सीट बेल्ट बांध दी, फिर आकर ड्राइंग सीट पर बैठ गया। आराध्या थोड़ी देर बाद वैसे ही सो गई। नशे की हालत में आराध्या ने सूरज को अपनी सारी कहानी बता दी। कैसे उसकी मामी उसे परेशान करती है, कैसे उसकी मम्मी पापा उसको छोड़कर चले गए। सारी कहानी बता दी रोते हुए। ड्राइव करते समय सूरज के चेहरे पर एक स्माइल थी। वो आराध्या की ओर देखकर धीरे से बोलता है, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। इन सब बातों में उसको ध्यान ही नहीं रहा कि सब लोग उनको ढूंढ रहे होंगे।
उसने किसी को अभी तक कुछ नहीं बताया था। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी वापस क्लब की ओर मोड़ दी। उसने सबको जो भी हुआ वो बता दिया, पर जो भी आराध्या और उसके बीच हुआ उसको छिपा लिया। सबको गीत के रूम में छोड़कर वापस अपने फ्लैट पर आ गया। सोते हुए भी उसके दिमाग में रात के वो सारे पल घूमने लगे जब आराध्या उसके साथ थी। सोचते सोचते वो गहरी नींद में सो गया। सुबह, ओ गॉड, मेरा सिर, आराध्या सिर पकड़कर बोली। हाँ, आप पियोगी तो ये सब तो होगा ही ना, काजल ने चिढ़ते हुए बोला। क्या बोल रही है यार, मैं क्यों पीऊंगी? मतलब तुमने खुद से नहीं पी? नहीं, आराध्या ने सीधे बोला। तो इसका मतलब तुमको किसी ने जानबूझकर पिलाया था? काजल डिटेक्टिव के अंदाज में बोली। कौन करेगा ये यार, और उसको क्या मिलेगा? काजल ने अपनी आंखों को आराध्या के शरीर पर ऊपर से नीचे घुमाया, जैसे बोल रही हो तुम। आराध्या ने आंखें बड़ी करके देखा। और नहीं तो क्या, काजल बोली। और कल रात का सारा वृतांत सुना दिया जो भी सूरज ने बताया था। काजल को लग रहा था कि सूरज ने ही आराध्या को अल्कोहल पिलाई थी। आराध्या ने कल की बातों को याद करने की कोशिश की, पर उसको सब धुंधला सा याद आ रहा था। बस ये याद था कि वो किसी पार्क में थी। पर मुझे तो बस वाटर पार्क में घूमना ही याद है। सूरज ने कोई बदतमीजी नहीं की मेरे साथ, सोचते हुए आराध्या बोली। तो आगे से ध्यान रख, काजल ने जवाब दिया। आराध्या के साथ ही काजल भी सूरज को उसकी इमेज के चलते पसंद नहीं करती थी। एक दिन हॉस्टल में आराध्या के पास मामा जी का फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि अनुराग तुमसे मिलने परसों दिल्ली आएगा। अनुराग और आराध्या रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। अनुराग, तो आराध्या, कुछ अपने बारे में बताओ। कॉफ़ी पीते हुए आराध्या की ओर देखते हुए बोला। क्या बताऊं, आप पूछ सकते हो जो भी आप जानना चाहते हो, आराध्या ने जवाब दिया। तुम यहाँ इतने बड़े शहर में अकेली हॉस्टल में रहकर पढ़ रही हो, तो कुछ तो होगा जो अगर तुम बताना चाहो तो बता सकती हो। मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझी। अरे मतलब अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। अच्छा, चलो मैं सीधे ही पूछ लेता हूँ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? आराध्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। जी नहीं, मेरे फ्रेंड्स जरूर है, पर कोई भी उनमें ऐसा नहीं है जिनसे मेरा खास कोई रिश्ता हो। पर आप ऐसा क्यों पूछ रही है? अरे मेरा मतलब था कि तुम इतने बड़े शहर में हो जहाँ ये सब तो कॉमन है, और तुम दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो। तो उसने बात बीच में ही अधूरी छोड़ दी। आराध्या ने उसकी तरफ देखकर उत्तर दिया। ये जरूरी तो नहीं कि मैं दिल्ली में अगर रह रही हूँ तो बॉयफ्रेंड ही बनाऊंगी। संस्कार भी तो कुछ होते हैं। बात तो तुम्हारी पॉइंट की है। मैं तो तुमसे इसीलिए पूछ रहा था कि ये शादी तुम अपनी मर्जी से करना चाहती हो, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही? नहीं, मेरे मामा जी ने ये रिश्ता मेरे लिए ढूंढा है, और वो मेरे लिए जो भी करेंगे बहुत अच्छा ही करेंगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मेरे मामा मेरे लिए पिता समान है। गुड, अनुराग बोला। और कुछ तो नहीं छुपा है जो मुझे बाद में मालूम पड़े। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट और पुरानी सोच वाला हूँ। आराध्या मन ही मन में, यार आराध्या, ये तो सक्की टाइप का बंदा समझ आ रहा है। अगर इसको अपनी जॉब के बारे में बताया तो ना जाने क्या सोचेगा, और अगर इसको ये पता लग गया
कि कभी कभी वहाँ मैं वेटर का काम भी करती हूँ। तो नहीं नहीं, रहने ही दे, बाद में सोचूंगी। कहाँ खो गई हो आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो फिर चले, मुझे वापस निकलना है। मामा जी ने फोन पर आराध्या से अनुराग के बारे में पूछा तो आराध्या ने भी शादी के लिए हाँ बोल दी। अब क्या होगा आराध्या की जिंदगी में? कौन बनेगा आराध्या का हमसफर, अनुराग या सूरज? देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे अगले भाग में।